हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज 6 जुलाई की द हिंदू न्यूज एनालिसिस के आज हम करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, संपूर्णता अभियान पे बात करेंगे। ये एक ऐसी अभियान की योजना है जिसको आप लोगों को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि ये रियल लाइफ से और साथ में एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कॉमन ग्रास येलो, अब ये येलो लगा है और कॉमन ग्रास भी लगा है। तो ये कॉमन ग्रास येलो क्या है, इसके बारे में देखेंगे। ताड़ का तेल, ये तेल आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन उड़ीसा सरकार ने ऐसा यहाँ पर निर्णय लिया है जो वही चिंताजनक हो चुका है। तो इसके बारे में समझेंगे। कावेरी नदी, आप लोग सभी लोग कावेरी नदी के बारे में सभी जानते हो, लेकिन कुछ राज्यों से विवाद भी होता है। तो आखिरकार ये कभी कभी चर्चा में बहुत ज्यादा आती है, तो इससे क्वेश्चन बनने की उम्मीद जताई जा सकती है। यूनाइटेड किंगडम के चुनाव परिणाम के बारे में बात करेंगे। जो चुनाव है, ऋषि सुनक थे वर्तमान में पीएम, अभी कौन है या फिर इनका परिणाम क्या निकला है, इसको देखेंगे। और अंत में हमारी 2 खबरें होंगी जिस पर हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ में हमारा ऐप आ चुका है, ऐप का नाम है नट लर्निंग ऐप। का नाम है नट लर्निंग ऐप नाम है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी है, लिंक पर जाके भी आप लोग क्लिक करके डाउनलोड करके और आप लोग वहाँ पे टेस्ट सीरीज, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टेस्ट सीरीज आप लोग लगा सकते हो किसी भी एग्जाम्स की, और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में अवेलेबल है। तो अभी जाइएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ में अपनी टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ हालांकि आपको हमारी सोशल साइट से मिल जाएगी, व्हाट्सएप और टेलीग्राम से भी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के हम पहले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। कॉमन ग्रास येलो, कॉमन ग्रास येलो आप देख पा रहे हो कि तितली की तरह आपको दिख रहा है ये, लेकिन है क्या, पूरा मामला क्या है, इसको हम समझते हैं। हाल ही में मधुमलाई, कहाँ पे, हाल ही में मधुमलाई बाघ अभ्यारण्य में संपन्न हुए 3 दिनों के तितली सर्वेक्षण के दौरान पहली बार कॉमन ग्रास येलो का बड़े पैमाने पर प्रवास यहाँ पर देखा गया है। कहाँ पे देखा है, मधुमलाई में देखा गया है, बाघ अभ्यारण्य है, और यहाँ पर तितली का सर्वेक्षण चल रहा था, और इसी पर यहाँ पर पहली बार बड़े पैमाने पर प्रवास देखा गया है कॉमन ग्रास येलो। कॉमन ग्रास येलो क्या है, इसके बारे में समझते हैं। एक छोटी है और आकर्षक तितली की प्रजाति है। समझ लीजिए, बहुत छोटी है, बहुत छोटी सी है, और यह बहुत ही आकर्षण बेहद प्रजाति है। देख पा रहे हो आप इसको, कितनी छोटी दिख रही है, और प्रजाति आकर्षक है, जो कि एशिया, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो आप देखोगे सभी जगह ये कहाँ पाई जा रही है, एशिया में पाई जा रही है, नॉर्थ अमेरिका में पाई जा रही है, अफ्रीका में पाई जा रही है, और ऑस्ट्रेलिया में पाई जा रही है। सब में ये लगा है। इसका वैज्ञानिक नाम की बात किया तो यूरेमा हैकाबे, क्या है, यूरेमा हैकाबे इसका वैज्ञानिक नाम है। इनके हम निवास स्थान के बारे में बात करें। इनका जो निवास स्थान है वह जमीन के समीप तेजी से उड़ना पसंद करती है। मान लो धरातल है, वह धरातल के समीप में तेजी से उड़ना पसंद करती है, और खुले घास या फिर झाड़ीदार इलाके में पाए जाने के कारण इनका ऐसा नाम पड़ा है। क्या नाम पड़ा है, इनका नाम पड़ा है यूरेमा हैकाबे, कॉमन ग्रास येलो, ध्यान रखिएगा। इनकी विशेषताएं क्या है, तो इनके पास चमकीले पंख होते हैं, पीले कलर के चमकते रहते हैं, जो उमस भरे सल्फर सैड से लेकर रसीले नींबू पीले रंग के हो सकते हैं। ये मौसम और उनके स्थान के साथ बदलते रहते हैं, याद रखिएगा, ये बदलते भी रहते हैं मौसम और उनके स्थान के साथ। मान लो आज भारत की एशिया में है, तो एशिया के भारत में है, तो ये इनका हो सकता है कलर और कुछ है, ऑस्ट्रेलिया में हो तो इनका कलर और कुछ हो सकता है। तो इस तरीके से इनके मौसम के हिसाब से और जगह के हिसाब से बदलते रहते हैं। मौसमी पॉलीफेनिस की बात की जाए, इनको रूप में जाना जाता है। इनके पंखों के जो अगले हिस्से हैं उसमें काला, चौड़ा और अनियमित बाहरी निशान पाया जाता है। देखने को मिलेगा काला, चौड़ा और अनियमित बाहरी निशान पाए जाते हैं। आप देख पा रहे हो, ये साइड से ब्लैक कलर के पॉइंट है, तो ये भी पाए जाते हैं। पंख के नीचे हिस्से में पीले केंद्र के साथ कई काले निशान भी पाए जाते हैं, जो बीच में आप देखे होंगे काले काले निशान भी देखने को मिलते हैं। देखो मिल रहे हैं। ये अक्सर बड़े समूहों में देखी जाती है, मतलब एक लंबे समूह होगा इनका, उसमें देखी जाती हैं। और मादाएं आमतौर पर विभिन्न प्रकार के पौधों का रस खोजने के लिए अकेले उड़ती हैं। जो मादाएं होती हैं वो अकेले उड़ती हैं और रस खोजने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये व्यवहारी प्रवासी होती हैं और संपूर्ण अफ्रीका, हिमालय के दक्षिण में एशिया, अधिकांश हिस्सों में बड़ी संख्या में ये प्रवास करते हैं, और ये प्रवास के दौरान आते भी हैं मौसम। संरक्षण की स्थिति की बात किया तो IUCN की रेड डाटा बुक में कम चिंतनीय में, मतलब कि निम्न चिंतनीय में, लीस्ट कंसर्न को शामिल किया गया है। जो IUCN की रेड डाटा बुक होती है, कौन सी रेड डाटा बुक होती है, इस बुक को बड़ा याद रखा करो, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। तो IUCN की रेड डाटा बुक में निम्न चिंतनीय सूची में इनको सूचीबद्ध किया गया है। यह भारत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची में देखा जाए तो इसे
किसी भी अनुसूची के तहत कानूनी रूप से संरक्षित नहीं किया गया है। मतलब कि इसको मतलब चिंतन ही नहीं है, तो इसको भारत की वन्य सुरक्षा अधिनियम की जो अधिनियम 1972 की सूची है उस किसी में भी कानूनी रूप से इसको शामिल नहीं किया गया, क्योंकि प्रवास पक्षी प्रवास करता है और फिर चला जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक तितली की प्रजाति खोज की और ये वेरी इंपोर्टेंट थी। नेक्स्ट बात करते हैं ताड़ का पेड़। ताड़ के पेड़ की बात करें तो वेरी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है, समझते हैं। कहां पर उड़ीसा ने मौजूदा ताड़ के पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। यार क्या लगा दिया है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये ताड़ के जो पेड़ है ना, इन ताड़ों की पेड़ों की कटाई पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। अब इनको काटा नहीं जाएगा। और बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करने के लिए लगभग 1.9 मिलियन ऐसे पेड़ लगाने की योजना और बना ली है। मतलब कहा जा रहा है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये पेड़ होते हैं ताड़ के पेड़, इनको कटाई अगर कोई करता है तो उनको सजा हो सकती है। सजा के साथ साथ यहाँ पर कुछ उन्हें जुर्माना भी देना पड़ सकता है। साथ में ये भी कहा उड़ीसा गवर्नमेंट ने कि हम और 1.9 मिलियन पेड़ और लगाएंगे। क्या कहा है? 1.9 मिलियन पेड़ और लगाएंगे। लगभग 20 लाख पेड़ और लगाने की योजना उनकी सामने आई है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताड़ के बारे में समझते हैं तो ये सामने आ जाएगा। हम ताड़ एरेकेसी पाल्मे का कोई भी सदस्य है। एरेकेलस ऑर्डर मोनोकोटाइनल डोनस फूल वाले पौधों का एक परिवार होता है। यार ये तो परिवार की बात, तो किस परिवार का पौधा होता है, लेकिन इसके वितरण के बारे में समझेंगे और मुख्य तौर पर इसके हम विश्व व्यापारिक सर्वाधिक महत्व के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो वितरण देखते हैं। ये पहले देखते हैं कि सदाबहार पौधे होते हैं, झाड़ियां पेड़ों लंबी और लकड़ी की लताओं के रूप में उग सकते हैं। ध्यान रखिए, सदाबहार पौधे झाड़ियों पेड़ों लंबी लकड़ी की लताओं के रूप में उग सकते हैं, जिन्हें लियाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लियाना कहते हैं। इनका वितरण कहाँ पर है? ताड़ के पेड़ों का जो वितरण है बड़े केंद्र के रूप में अमेरिका और एशिया में है। कहाँ पर? अमेरिका और एशिया में पेड़ सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तीसरे लेकिन बहुत कम महत्वपूर्ण ताड़ के वृक्ष की बात किया भारत से जापान और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत हिंद महासागर के द्वीप अफ्रीका और मेडागास्कर में भी देखने को मिलते हैं। बहुत कम लेकिन सबसे बड़े अमेरिका और एशिया में। ये एक लंबे बिना शाखा वाले तने और कभी कभी एक द्विबीजीय पत्ती शाखा वाले तने हाइफेन कहते हैं जिन्हें पहचाने जाते हैं। आधार से लेकर शीर्ष तक एक ही व्यास होता है इनका, जैसे देख पा रहे होगे आधार से लेकर और शीर्ष तक एक ही व्यास देखने को मिलता है आपको। शीर्ष पर ये कुछ मीटर तक लंबे कोरियसिस या फिर तो हथेली के आकार के या पिनपेट या पत्तियों से युक्त एक रोसेट धारण भी करते हैं। ताड़ की पत्तियां तने के अंत में हाथों की तरह गुच्छा में उगती है, मतलब कि गुच्छे के रूप में उगती हैं। देखोगे आप तो गुच्छे के रूप में ये उग रही हैं। ठीक है, पिनेट पत्तियां पंख की तरह होती हैं और तने के दानों की ओर बढ़ती हैं, मतलब कि दोनों ओर ये बढ़ती नजर आती है। हालांकि ताड़ के पेड़ों की जो कई प्रजातियां हैं मजबूत और प्रचुर मात्रा में भी देखने को मिलती है, लेकिन वनों की कटाई और सम्मिलीय कृषि प्रथाओं के कारण 100 से अधिक प्रजातियां संकटग्रस्त यहाँ पर देखी जा रही है। जैसे कि ताड़ का हृदय, जो कि ताड़ के उस भाग से आता है जो दोबारा नहीं उग सकता है, और ऐसे कट जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रजातियों पर संकट हो जाता है। अब जैसे मान लो ताड़ का हृदय, अगर मनुष्य के शरीर के अगर हड्ड को निकाल दिया जाए तो क्या मनुष्य फिर जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। इसी तरीके से ताड़ का भी जो हृदय है, उस हृदय को अगर निकाल दिया जाए तो फिर पेड़ वो दोबारा नहीं उग पाते। इसीलिए वहां पर काटाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। विश्व व्यापार में सर्वाधिक महत्व वाले ताड़ के पेड़ की बात की जाए तो नारियल और अफ्रीकी तेल के ताड़ हैं। इन दोनों ही वनस्पति तेल और वसा के लिए प्रमुख स्रोत होते हैं। इनका विश्व व्यापार पर बड़ा ही महत्व है। सबसे दुर्लभ ताड़ का पेड़ की बात की जाए तो हारफोवे अमेरिकॉलिस है। वर्तमान में केवल एक ही बचा है। कितना? केवल एक बचा है, जो कि मॉरिशस में क्यूर पाइप के वनस्पति उद्यान में लगा हुआ है, और पूरी दुनिया में केवल एक ही शेष है। अब सोचिए, जब एक ही शेष बचा है तो अब वो कब तक ही रहेगा? हालांकि अब वो अपना संरक्षण में है तो अलग बात है। नेक्स्ट आज की हमारी करंट अफेयर्स है यूनाइटेड किंगडम चुनाव परिणाम। तो इसके बारे में जानने से पहले जल्दी से आप लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रही है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। साथ में हमारा ऐप आ चुका है, ऐप का नाम है नट लर्निंग ऐप। ध्यान रखिएगा, नट लर्निंग ऐप। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप लोग प्ले स्टोर पर इसको सर्च करके भी, और यहाँ पर पीडीएफ वीडियो टेस्ट सीरीज वगैरह सब चीजें आप देख सकते हो। यूनाइटेड किंगडम चुनाव परिणाम की बात करते हैं, और दोनों लोगों को आप अच्छे से जानते भी होंगे। और इन्होंने वोटों की गिनती चालू हो गई। कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन में चुनाव के बाद वोटों की गिनती को जारी कर दिया गया। मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ रही है।
अभी तक 650 से 454 सीटों पर नतीजे का ऐलान किया जा चुका है। शुरुआती नतीजों में लेबर पार्टी 318 जीत चुकी है, जबकि 70 और कंजर्वेटिव जो पार्टी, याद रखिएगा, जिसमें ऋषि सुनक पार्टी है, उसमें सिर्फ अभी तक 67 सीटें ही जीत पाई है। तो यहाँ पर जो सामने वाली पार्टी है वो ज्यादा सीटें जीत चुकी है। लिबरल डेमोक्रेट्स ने अभी तक 32 सीटों, स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने 4 सीटें और रिफॉर्म ने यूके में केवल 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आम चुनाव में खराब प्रदर्शन के बीच अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। लेबर पार्टी के नेता कियर स्टारमर जो कि प्रधानमंत्री बनना तय नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो आंकड़ा है बहुत अच्छा था और यही प्रधानमंत्री बनते नजर आ रहे हैं और यही बनेगी। कंजर्वेटिव पार्टी पिछले 14 वर्षों से सत्ता में काबिज है, तो अब ये लेबर पार्टी सत्ता में आ रही है, क्योंकि कंजर पार्टी ऑलरेडी 14 वर्ष सत्ता में थी। इस दौरान यूनाइटेड किंगडम में 5 प्रधानमंत्री बने हैं। 2010 में डेविस कैमरन पीएम बने थे। 2015 में कंजर पार्टी को लगातार दूसरी बार जीत मिली और कैमरन फिर और पीएम बने। 2016 में उन्होंने पद छोड़ना पड़ा, उनकी जगह टेरेसा ने प्रधानमंत्री बना और 2019 तक वो इसी पद पर कायम भी रहे। वर्ष 2019 में बोरिस जॉनसन यूके के प्रधानमंत्री बने थे, फिर बीच में उन्हें भी पद छोड़ना पड़ा और लिज ट्रस को प्रधानमंत्री बनी, लेकिन वह सिर्फ 50 दिन ही पद पर रह सकी और उसकी जगह ऋषि सुनक ने लिखी और अब कंजर पार्टी की जगह पर लेबर पार्टी सत्ता में आ रही है और आ भी चुकी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट खबर थी। एग्जाम में आए तो आप बता सकते हो, पार्टियों से नाम आ सकते हैं, कौन सी पार्टी ऋषि सुनक किस पार्टी से थे, तो कंजर्वेटिव पार्टी से। कौन सी? कंजर्वेटिव पार्टी से ऋषि सुनक थे, ये आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कंजर्वेटिव पार्टी से। बहुमत के लिए वहां पर क्या आंकड़ा चाहिए होता है, तो यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड उत्तरी अमेरिका से मिलकर बना है। क्या? यूनाइटेड किंगडम। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वो सिर्फ इंग्लैंड, लेकिन अगर यूनाइटेड किंगडम कहेंगे तो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड से मिलकर बना है। आम चुनाव सभी देशों पर लागू होते हैं। यूके में कुल 650 निर्वाचन क्षेत्र हैं, इनमें से 533 सीटें इंग्लैंड से हैं, 59 सीटें स्कॉटलैंड से हैं, 40 सीटें वेल्स से हैं, 18 सीटें उत्तरी आयरलैंड में पड़ती हैं। हालांकि यूके के भीतर आने वाले प्रत्येक देश की अपनी सरकार भी होती है और वहां चुनाव भी होते हैं। 650 सांसदों वाले सदन में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, बहुमत की सरकार बनने के लिए किसी पार्टी को 326 सीटों की आवश्यकता पड़ती है और आप देखोगे लेबर पार्टी को इससे ज्यादा सीटें ऑलरेडी मिल चुकी है। तो सीधी सी बात है, लेबर पार्टी सत्ता में आ चुकी है। कंजर्वेटिव पार्टी 15 सालों से थी, याद रखना है, ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी से थे, अभी वर्तमान में लेबर पार्टी अब सत्ता में आ चुकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संपूर्ण अभियान की बात करते हैं। आज की हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है। क्यों? क्योंकि हाल ही में नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है। तो एग्जाम में ये डायरेक्टली आ सकता है क्वेश्चन, किस आयोग के द्वारा इसको चालू किया गया है, तो नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है, जिसमें देश के नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा रही है। संपूर्णता अभियान के बारे में बात करें तो यह 3 महीनों का अभियान होता है। कितना? 3 माह का अभियान है, जिसमें देश भर के आकांक्षी जिलों में 6 प्रमुख संकेतों, मतलब कि 6 प्रमुख जो इंडिकेटर्स हैं, और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतों की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 112 आकांक्षी जिलों और 500 जो आकांक्षी ब्लॉक हैं, उनके पहचाने गए 6 संकेतकों में से प्रत्येक को संतृप्ति प्राप्त करना। तो यहाँ पर जो संपूर्ण अभियान है, एक चीज आप 2 चीजें आपको यहाँ पर रखनी है। सबसे पहले किसके द्वारा जारी की गई है, तो नीति आयोग ने जारी की है। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है किसके लिए जारी की है, तो जो प्रमुख आकांक्षी जिले और ब्लॉक है, यार के जो प्रमुख आकांक्षी जिले और ब्लॉक है, उनके लिए यहाँ पर कुछ संकेतकों पर जारी की गई। ठीक है, आकांक्षी ब्लॉकों के प्रमुख संकेतकों में शामिल है, पहली तिमाही के भीतर प्रसव पूर्व देखभाल, पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत कितना रहा, ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा है, जो आकांक्षी ब्लॉक हैं वहां पर जो प्रसव पूर्व देखभाल होता है उसमें गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कितना प्रतिशत रहा। ब्लॉक में लक्ष्य जो आबादी है उसके मुकाबले में मधुमेह की जांच किए गए व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है। ब्लॉक में लक्षित आबादी के मुकाबले उच्च रक्तचाप जांच के लिए व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है। पूरी तरह से टीकाकरण, याद रखिएगा, पूरी तरह से टीकाकरण किए गए बच्चों का प्रतिशत 9 से 11 महीनों वाला कितना है, जिसमें बीसीजी, डीपीटी, ओपीवी, खसरा तीनों चीजें शामिल हैं। वितरित किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्डों की यहाँ पर संख्या का प्रतिशत कितना है। माध्यमिक स्तर पर कार्यात्मक जो बिजली वाले स्कूल हैं उनका प्रतिशत कितना है। शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 1 महीने के भीतर बच्चों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने वाले स्कूलों का प्रतिशत कितना है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो ब्लॉक, आज जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है ना, इसके तहत ही पूरे ये
संपूर्ण अभियान चालू किया गया है और आकांक्षी जिलों को इसमें लिया गया है और आकांक्षी ब्लॉकों को इसमें लिया गया है। अब इनको लिया गया है तो कैसे, इनके कुछ संकेतक हैं, 6 इंडिकेटर्स हैं यार, क्या है, 6 संकेतक हैं। उन 6 संकेतकों पर यहाँ पर नजर देखने की बात आ रही है कि इसमें जो लक्ष्य दिए गए थे वो पूरे हुए या नहीं, ध्यान रखना है। नीति आयोग संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों विभागों के साथ साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के सहयोग से इन जिलों ब्लॉकों के प्रभावी और तेज विकास के लिए मिलकर काम करेगा। तो ध्यान रखना है, ये मिलकर काम कर रहा है जो संबंधित मंत्रालय, जैसे मान लो यहाँ पर बात की गई है प्रसव पूर्व देखभाल, तो हो सकता है ये महिलाओं से संबंधित विभाग हो तो उनसे जांच करेगा, और ये हो सकता है मधुमेह, ये सब देखोगे तो ये बीमारी संबंधित है। तो इन बीमारी के लिए कौन जौन मंत्रालय होगा कार्यरत, वो इन मंत्रालय से नीति आयोग मिलकर कार्य करेगा। यहाँ पर टीकाकरण के लिए, मृदा स्वास्थ्य के लिए हो सकता है किसान जो मंत्रालय है उस किसान मंत्रालय से समृद्ध से बातचीत करे, फिर उससे कार्य करे। माध्यमिक में बिजली का हो सकता है इलेक्ट्रीशियन बिजली विभाग से संपर्क करे। फिर उसके बाद पाठ्य पुस्तक है तो हो सकता है शिक्षा मंत्रालय से, तो शिक्षा मंत्रालय से वह बात करके वहां पर कार्य करेगा। तो इस तरीके से सभी मंत्रालयों से ये अब वार्तालाप करके नीति आयोग फिर ये सहयोग के रूप में कार्य करेगा। कावेरी नदी के बारे में, कावेरी नदी के बारे में वेरी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो इसके बारे में समझते हैं। कावेरी नदी, कर्नाटक राज्य सरकार ने कावेरी नदी के प्रदूषण की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। किसने किया है? कर्नाटक राज्य ने। किस लिए किया है? प्रदूषण के लिए किया है कि प्रदूषण यहाँ पर कावेरी नदी में बहुत हो रहा है, इस प्रदूषण की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन कर्नाटक सरकार ने किया है। अब आ सकता है क्वेश्चन की कावेरी नदी के लिए प्रदूषण की जांच के लिए जो गठन किया गया है समिति का, वो है किसने चालू किया है? तो वहां पर आ जाएगा राज्य सरकार, केंद्र सरकार, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका राज्य सरकार ने यह किया हुआ है, कर्नाटक राज्य सरकार ने, ध्यान रखना है, ठीक है। कावेरी नदी के बारे में बात करें तो कावेरी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, साउथ इंडिया की यहाँ पर बहती है कावेरी नदी, ठीक है। हिंदुओं के द्वारा पवित्र माना जाता है इसको। अफवाह की बात करें, दक्षिण पश्चिम कर्नाटक में समुद्र तल से 1.341 मीटर मतलब कि 4400 फीट की ऊंचाई पर पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो कर्नाटक की कहां से, ध्यान रखना है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। यह दक्षिण और पूरब में कर्नाटक तमिलनाडु से होकर बहती है, फिर दक्षिण पूरब से तराई क्षेत्रों से होकर गुजरती है, अंत में 2 मुख्य मुहाने बंगाल की खाड़ी में जाकर यह गिर जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? कावेरी नदी की अगर लंबाई आ जाए डायरेक्टली तो 800 किलोमीटर है। कहां पर यह गिरती है? तो यह बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है, ध्यान रखना। कहां से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। यह पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूरब और दक्षिण में पूर्वी घाट, उत्तर में कृष्णा नदी बेसिन और पेन्नार बेसिन से इसे अलग करने वाली पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। तो आप इसको समझोगे तो कई सारी पर्वतमालाएं हैं, कई सारी पर्वतमालाओं से यह घिर के निकलती हुई, चीरते फाड़ती हुई चलती है। कावेरी बेसिन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी राज्यों में फैली है, जो कि अगर बात करें तो 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत देखने को मिलती है। अगर हम कावेरी की सहायक नदियों की बात करें तो बाईं ओर से ये कावेरी नदी जा रही है। अब इसकी जो बाईं ओर से जो नदी मिलने वाली है उसमें हरंगी, हेमावती, सिमसा और अर्कावती है। अब दाईं ओर से मिलने वाली नदी की बात करें तो लक्ष्मण तीर्थ, कामनी, सुवर्णवती, भवानी, नोएल और अमरावती। अब यहाँ पर कुछ नदियां बहुत इंपोर्टेंट है, उनको अगर हम एक बार मार्क कर लें तो अच्छा रहेगा। हेमावती इंपोर्टेंट है, याद रखो, अर्कावती इंपोर्टेंट है, लक्ष्मण तीर्थ इंपोर्टेंट है, कामनी इंपोर्टेंट है, सुवर्णवती इंपोर्टेंट है, भवानी इंपोर्टेंट है और अमरावती इंपोर्टेंट है। ये जो 6 नदियां हैं इनको आप याद कर लो। 6 नदियां एग्जाम में आ सकती हैं कि ये सहायक नदी कावेरी नदी की है या नहीं है, तो आप बता सकते हैं। इस पर बांध की बात करें तो इस पर जो निर्मित बांध है कृष्ण राजा सागर बांध बना हुआ है और मैटूर बांध निर्मित है। कावेरी नदी की सहायक नदी कावेरी नदी पर बाणासुर सागर बांध भी बना है। अब बाणासुर कौन था आपको पता ही है ना, रामायण से संबंधित बाणासुर। और ये यहाँ पर 2 बांध बने हैं, कृष्णा राजा बांध और मैटूर बांध। मैटूर बांध इंपोर्टेंट रहता है तो एग्जाम में आता भी है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, संघाई सहयोग संगठन में 10वें सदस्य के रूप में नामित हुआ है। कौन हुआ है? एक नया देश हुआ है। कौन सा देश? आप वहां पर यहाँ पे देख पा रहे होगे सभी देशों के प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं, लेकिन यहाँ पर अपने देश के विदेश मंत्री जी है ना शामिल है, लेकिन यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री शामिल नहीं है। तो ये कहां पर हुआ है? कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक नया देश इसमें 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। हम बात करते हैं तो संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद में 24वीं बैठक हुई है कजाकिस्तान देश की राजधानी अस्ताना में। इस बैठक में बेलारूस को, ध्यान रखिए किसको, अब याद कर लो आप लोग, बेलारूस को 10वें सदस्य के रूप में
पूर्ण सदस्य के रूप में इसको शामिल किया गया है। इसमें एससीओ में बेलारूस 2010 से संघाई सहयोग संगठन में एक संवादवाद साझेदार और 2015 से एक पर्यवेक्षक राज्य बन गया था, लेकिन 2024 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया है। भारत के प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए और भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। संघाई सहयोग संगठन के बारे में बात करेंगे तो लेकिन जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद और लाइक कीजिएगा। साथ में हमारा ऐप आ चुका है नेट लर्निंग ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको डाउनलोड भी करके वीडियो पीडीएफ टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, तो फ्री में है, आप लोग डाउनलोड करिए और फिर मुझे बताइएगा। साथ में हमारी सोशल साइट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, वहां पर पीडीएफ आपको मिलती रहती है। संघाई सहयोग संगठन के बारे में बात करें तो एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका गठन जून 2001 में संघाई चीन में किया गया था। किसका? जून 2001 में संघाई चीन में किया गया था। एससीओ के गठन से पहले इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान जैसे सदस्य देश शामिल थे। क्योंकि 5 देश थे तो इसको संघाई 5 कहा जाता था। 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदल दिया गया, अब इसको संघाई सहयोग संगठन के रूप में दे दिया गया। वर्ष 2017 में 2 देश शामिल हुए, भारत और पाकिस्तान। तो एग्जाम में आ सकता है एससीओ में भारत कब शामिल हुआ? 2017 में हुआ था, उसी वर्ष पाकिस्तान भी संगठन का सदस्य बना था। दुशांबे में आयोजित 2021 से शिखर वार्ता में ईरान को पूर्ण सदस्य का रूप में शामिल किया गया था। तो दुशांबे में जब 2021 का शिखर वार्ता हुआ था तो वहां पे 9वें सदस्य के रूप में ईरान को पूर्ण सदस्य बनाया गया था। रूसी और मंडारिन यहाँ एससीओ की आधिकारिक भाषा है। मंडारिन बोल रहे तो चाइना की, चीन की भाषा है, तो रूसी और चाइनी जो भाषा है वो वहां की आधिकारिक भाषा है। एससीओ की अध्यक्षता सदस्य देशों के द्वारा रोटेशन के आधार पर होती है। किसकी? रोटेशन के आधार पर होती है। आज इन्होंने की, कल इन्होंने करेंगे, फिर करेंगे, फिर ये करेंगे, तो इस तरीके रोटेशन के आधार पर एक वर्ष के लिए की जाती है। हेमंत सोरेन फिर बने झारखंड के मुख्यमंत्री, इनके बारे में बात करेंगे, इंपोर्टेंट खबर है। हेमंत सोरेन ने तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। कितनी? तीसरी बार, ध्यान रखना है। झारखंड के वह 13वें मुख्यमंत्री बने हैं और इनको 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय मतलब कि ईडी के द्वारा कथित तौर पर भूमि घोटाले के लिए धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने ही किसको किया है? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को। उससे पहले ही इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और 28 जून को जेल से रिहा इनको किया गया है। हेमंत सोरेन की बात करें तो झारखंड के मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन के बेटे हैं। वर्ष 2009 में विधानसभा चुनाव में वे 2 दुमका सीट से विधायक चुने गए थे। पहली बार 13 जुलाई 2013 को मुख्यमंत्री बने थे, दूसरी बार 29 दिसंबर 2029 को मुख्यमंत्री बने और अभी वर्तमान में इन्होंने शपथ ली है, याद रखिएगा, तीसरी बार। तो ये इंपॉर्टेंट है, झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में हेमंत सोरेन तीसरी बार बने हैं तो एग्जाम में आ सकता है। आज यही समाप्त करते हैं। आप लोगों के लिए धन्यवाद।